जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट सेशन हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का था। तब मैंने आपको बताया था कि अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। सो यस, टुडे आई हैव कम अप विद सम इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर यू पीपल। वोकैबुलरी में मैंने आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड रूट वर्ड की हेल्प से सिखाया था, बट अब इडियम फ्रेजेस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं डिस्कस। पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स करूंगी एंड आई विल टेल यू द मीनिंग। ठीक है, पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम फिर 4 ऑप्शंस जैसे एग्जाम में आते हैं उस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे। ओके, देखिए मुहावरों का, अगर आपने हिंदी में भी मुहावरे सुने हैं, हम बहुत यूज करते हैं। डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, बहुत रेयर ही कोई इडियम होगा जिसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट या डायरेक्ट एक बार में पढ़ के आपको मतलब समझ आए, नहीं तो इनके जनरली इनडायरेक्ट या कुछ दूसरा ही मतलब निकलता है। तो अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो इसलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो भी ईडियम दिया गया है, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज किसी ऑप्शन में यूज हुई है, डायरेक्ट लिंक है, तो उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करो। ठीक है, बट पहले आज हम सीखते हैं कुछ ईडियम्स और उनके मतलब, और उसके बाद हम सीखेंगे ट्रिक्स ईडियम्स को भी सॉल्व करने की। तो लेट अस स्टार्ट। पहला ईडियम है रैंक एंड फाइल। देखिए रैंक एंड फाइल, रैंक क्या होता है, जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक आना, सेकंड रैंक आना। ठीक है, तो जनरली अगर आप रैंक एंड फाइल ईडियम पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। बट डियर स्टूडेंट्स, रैंक एंड फाइल का एक्चुअली मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, द कॉमन पीपल, द कॉमन मासेस ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ कंट्री। उनको हम रैंक एंड फाइल कहते हैं, इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं कहते हैं। तो देखिए पहला ही ईडियम ऐसा है जिसका मीनिंग आपके माइंड में कुछ और आ रहा होगा, बट एक्चुअली द मीनिंग इज समथिंग else. The second idiom is by fits and starts. ठीक है, जब हम काम को रुक रुक के करते हैं, in short periods not regularly, मतलब हम लगातार नहीं कर रहे हैं। हमने काम करा, फिर एक ब्रेक लिया, फिर काम करा, फिर एक ब्रेक लिया, राइट। कई बार हम थक जाते हैं तो हम रुक रुक के घर के काम भी ब्रेक कर करके, विल टेक अ नैप देन वी डू वर्क, फिर थोड़ा रेस्ट करा, फिर हमने कुछ काम करा, फिर बैठ गए, फिर हमने काम करा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय पिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स एनीथिंग विच इज डन इन ब्रेक्स, कोई काम जो हम रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। माय वन एडवाइस टू यू स्टूडेंट्स इज कि ये जो भी आज मैं ईडियम्स आपको करा रही हूँ, प्रीवियसली भी जो हमने वोकैबुलरी करी है, प्लीज इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ईजी रहता है याद रखना। अब आप इनको नॉर्मली अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स, कलीग्स के साथ यूज करिए इन वर्ड्स को, इन ईडियम्स को, तो आपको इनको अलग से बैठ के लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली इनका मीनिंग याद रहेगा। ओके, द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स, अ वी बिट। अ वी बिट का मतलब होता है लिटिल। अ वी बिट मतलब यही होता है थोड़ा सा, लाइक आई वांट अ बिट ऑफ समथिंग मींस थोड़ा बहुत, राइट। और वैसे वी का मतलब होता है डब्ल्यू ई डबल, सॉरी डब्ल्यू ई का मतलब होता है अर्ली। अ वी बिट का मतलब होता है अ लिटिल बिट, मीन्स पहले, थोड़ा, जल्दी, अ लिटिल बिट। Then next one is out of the wood, free from difficulties and dangers. Out of the wood, वुड यहाँ रेफर कर रहे हैं जैसे फॉरेस्ट को। अगर आप एक जंगल में हैं, आप जंगल में फंस गए हैं, तो आप मुश्किलों में हैं, आप एनिमल से घिरे हुए सकते हैं, ट्राइबल पीपल कैन बी देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर, बट यू आर आउट ऑफ द वुड, उसका मतलब होता है आप सारी मुश्किलों से दूर है, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑल द प्रॉब्लम्स। The next set of idioms, under his thumb. Under his thumb का मतलब होता है जब हम किसी को डोमिनेट करते हैं। थम, अंगूठा, अगर हमने किसी को अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ है, मतलब हम पूरा उस पर दबाव बनाए हुए हैं। तो अंडर हिज थंब का मतलब होता है अंडर कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए अंडर कंट्रोल हो गया, टू सप्रेस या डोमिनेट समवन, इस तरह के ऑप्शंस एग्जाम में आ सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वर्ड कोई भी यूज हो सकता है, आपको मीनिंग ध्यान रखना है। किसी को टू कीप अंडर वंस थंब का मतलब होता है टू बी डोमिनेटिंग, टू कीप अंडर वंस कंट्रोल। देन नेक्स्ट, एट वंस विथ एंड, इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। इन एट वंस विथ एंड का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जब आपको नहीं पता कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज दैट यू हैव टू डू नेक्स्ट। आप ये भी कह सकते हो यू आर इन अ फिक्स या यू आर इन अ डिलेमा। प्रीवियसली हमने ये करे भी थे इडियम्स, टू बी इन अ फिक्स या इन अ dilemma, basically when you are unsure, when you are not sure what to do and what
not to do. So in a state where one does not know what to do, that is the meaning of at one's wits end. जब बिल्कुल ही दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, एंड मतलब आखिर बिल्कुल ही एंड ही हो गया है भाई दिमाग का, अब तो हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा है. The next, between the devil and the deep sea. अब आप सोचिए, आप बीच में खड़े हैं, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ डेविल है, राक्षस है, कहाँ जाओगे? समुद्र में कूदोगे तो आप गए, अगर डेविल के पास गए तो नहीं बचोगे. सो बोथ द साइड्स यू आर जस्ट सराउंडेड बाय डेंजर. तो बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है, कहते हैं ना एक तरफ समुद्र एक तरफ खाई, बस वही हो गया ये बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मीन्स between two dangers. Then next, burn the midnight oil, work or study hard. That is the meaning of this. And especially आप लोगों के लिए तो ये idiom बहुत appropriate है. It's time to burn the midnight oil. Hard work, मेहनत करना शुरू कर दो दोस्तों, ठीक है. It means work or study hard. जब आप रात, मिडनाइट क्या होता है? मिडनाइट रात को 12 बजे से शुरू होता है. रात को 12 बजे भी अगर आप लालटेन होती है ना, जिसमें वो तेल डालते थे पहले और फिर आग जलती थी, रात को 12 बजे आप लालटेन जला के पढ़ रहे हो, मतलब आप कड़ी मेहनत कर रहे हो. ये इसका लॉजिक है. so, इसलिए बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी और टू वर्क हार्ड. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, कॉल अ स्पेड. अब अगर एक स्पेड है तो उसको स्पेड ही बोलेंगे, अगर कलर व्हाइट है तो उसको व्हाइट ही बोलेंगे, कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही बोलेंगे ना. अगर दिन हो रहा है तो आप दिन बोलोगे, रात हो रही है तो रात बोलोगे. मतलब जो है जैसा आप उसको ऑनेस्टली फ्रैंकली वैसा ही बोल रहे हो. आप दिन को रात और रात को दिन तो नहीं बोलोगे, सफेद रंग को काला और काले को सफेद तो नहीं बोलोगे. तो बेसिकली जो जैसा है आप एग्जैक्टली वही चीज बोल रहे हो. सो यू आर बीइंग फ्रैंक एंड डायरेक्ट. जो भी है स्पोकन में, यू आर जस्ट बीइंग very straightforward, you are being frank to that person, not hiding anything. The next one, come off with flying colors, means to be highly successful. बहुत ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है बेसिकली. टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है टू बी हाईली सक्सेसफुल. जब आप एक सक्सेस अचीव करते हो, कामयाबी अचीव करते हो लाइफ में, लाइक आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम एंड आई वांट एवरीबडी टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. मतलब जब आप उड़े तो आपके रंग दिखने चाहिए, आपके पंख दिखने चाहिए, मतलब आपने सक्सेस अचीव करा है, फेलियर नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट, होपिंग अगेंस्ट होप. होप क्या होता है? उम्मीद. किसी चीज की उम्मीद हम कब करते हैं? जब हम श्योर नहीं होते बट हाँ हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि ऐसा हो जाए. उम्मीद पे उम्मीद, एक तो पहले ही श्योरिटी नहीं है, उस पे ऊपर और आप एक उम्मीद रख लो, तो उसका क्या मतलब हुआ? कि बिल्कुल होपलेस हो आप, राइट? आप बिल्कुल ही होपलेस हो, अनश्योर हो अबाउट द थिंग्स कि वेदर इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट हैपन. हम किसी कंफर्म चीज के ऊपर तो अपनी उम्मीद रख सकते हैं कि यस, बट पहले ही हम कंफर्म नहीं है, पहले ही किसी चीज पे उम्मीद है, होप पे होप, तो मीन्स यू आर बेसिकली होपलेस, विदाउट होप. द नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड. डार्ट गेम खेलते हैं ना, जहां पर आपको एक एरो दिया जाता है और आपको कहते हैं ना बुल्स आए, आपको मिडिल में हिट करना है. तो क्या करना है? आपको बिल्कुल एम करना है टारगेट पे. सो डू और से द एग्जैक्ट थिंग, मतलब हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब सही समय पे सही जगह पर वार करना. तो बिल्कुल वही कहना या करना जो अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट है, एट द करेक्ट टाइम. टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए, बात करेक्ट होनी चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड. नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड. देखिए एक्स तो सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है. अब ग्राइंड क्या होता है? पीसना. एन एक्स टू ग्राइंड. हम एक्स से बेसिकली कुल्हाड़ी से कोई चीज क्यों पीसेंगे? हमारा कुछ तो मोटिव होगा, तभी तो हम पीस रहे हैं. सो बेसिकली एन एक्स टू ग्राइंड होता है जब दो कंट्रीज हो गई, अगर उनमें आपस में कुछ मतभेद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर कोई एक कुछ भी एक कुछ भी चीज आ जाती है, कोई वॉर हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो बेसिकली एक पर्सनल इंटरेस्ट है किसी भी काम को करने का, या एक समझौता ही होता है दो देश के बीच में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग. द नेक्स्ट वन, टू गेट रिड ऑफ. अब देखिए ये एक तरह का इडियम है या फ्रेज कह सकते हैं, इसको पढ़ के मतलब आसानी से समझ आ रहा है, क्योंकि रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना. टू गेट रिड ऑफ समथिंग का मतलब होगा जब हमें किसी चीज से छुटकारा चाहिए होता है, मीन्स डिस्पोज ऑफ.
डिस्पोज ऑफ वही होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, हटा देना, डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना. दिस इज अ सिंपल वन. द नेक्स्ट वन, एट डैगर्स ड्रॉन. एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी होना. लेट्स से दो ब्रदर्स है, उनमें प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो वो क्या है, वी कैन से द टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन. तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल. बिटरली हॉस्टाइल मीन्स टू हैव अ ग्रज और डिस्प्यूट. दो या दो से ज्यादा लोगों में जब कोई ग्रज या आपस में मतभेद होता है, डिस्प्यूट होता है किसी चीज को लेके, ये मतलब होता है टू बी एट डैगर्स ड्रॉन. नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली. बेसिकली टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये पहले एक्चुअली एक नॉवल आई थी कुछ टाइम पहले, उसमें ये यूज हुआ था, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. तो इसका मतलब होता है व्हेन एक्चुअली यू आर बीइंग फुलिश, बेवकूफी करना. आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो ना तो आप हो और ना आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, he played ducks and drakes with his fortune, with his life, means he was foolish in his life. वो काम कर रहा था जो रिक्वायर्ड ही नहीं था, जो बिल्कुल ही बेवकूफी वाले काम होते हैं. Politicians play ducks and politician played ducks and drakes with the life of common people, means जानबूझ के उनका बेवकूफ बनाया जाता है, या टू एक्ट foolish just for their personal needs. So basically to act foolish or inconsistent. Then next, take the bull by the horn. bull होता है बैल. बैल के सींग पकड़ने की हिम्मत कौन करेगा? कौन करेगा? वही करेगा जो बहुत ब्रेव होगा. और क्यों करेगा? बेसिकली जो बोल्ड होगा, जिसको पता है कि उस बुल को कैसे हैंडल करना है कि बुल उसको ना अटैक करे. सो यस, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट वे. जब हम किसी प्रॉब्लम को बहुत करेजियसली, ब्रेवली हम हैंडल करना जानते हैं, वी नो. Okay, that is the meaning of to take the bull by the horns. The next, rain cats and dogs. Rain cats and dogs का मतलब होता है to rain heavily. It's a very common one. Rain cats and dogs का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना. जब मानसून में कई बार बहुत तेज बारिश होती है, और देहरादून में तो खैर खासकर बहुत बारिश होती है मानसून में, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स. तो जब नेक्स्ट टाइम बारिश हो तो प्लीज, आई वांट एवरीबडी to use this idiom. It's raining cats and dogs in Dehradun. Okay, the next one, to move heaven and earth. Earth is धरती, heaven आपको पता है ऊपर आसमान आपका पूरा. तो अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो धरती को हिला दे और आसमान को, पूरे यूनिवर्स को हिला दे, तो बेसिकली क्या है? उसने बहुत ही मेहनत करी होगी, बहुत ही जोर डाला होगा. तो इसका क्या मतलब निकलता है टू मूव हेवन एंड अर्थ का? टू मेक सुप्रीम एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट. ठीक है, मतलब कितनी जान कोई लगाएगा कि वो धरती और आसमान दोनों को हिला दे. तो मीन्स टू यूज द मैक्सिमम एफर्ट वन कैन. नेक्स्ट, नो अवेल. नो अवेल का मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट. ठीक है, नो अवेल. वैसे अवेल का मतलब होता है किसी, जैसे हम बोलते हैं अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, किसी चीज की उपलब्धि होना. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अवेल. तो नो अवेल का मतलब हो गया जब कोई चीज की उपलब्धि है ही नहीं, जीरो. तो बेसिकली विदाउट एनी रिजल्ट. द नेक्स्ट वन, bark up the wrong tree, accuse or denounce the wrong person. Now bark up the wrong tree. See, पहले जब बेसिकली क्या होता था, पनिशमेंट दी जाती थी, कैपिटल पनिशमेंट और समथिंग, तो क्रॉस का साइन लगा दिया जाता था, जैसे रेड क्रॉस का साइन ट्री पे, राइट. तो bark up the wrong tree का मतलब निकलता है जब गलत ट्री पे साइन लगा दिया, इसका मतलब आपने किसी गलत पर्सन पे इल्जाम लगा दिया. सो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू अक्यूज समवन हु हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम. मींस गलती से किसी पे इल्जाम लगा देना, या किसी पर हम जब गलत इल्जाम लगा देते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ बार्क अप द रॉन्ग ट्री. कीप वन एट बे. कीप वन एट अ डिस्टेंस. ठीक है, कीप वन एट डिस्टेंस, आर्म्स लेंथ, मतलब अपने से दूरी बनाए रखना. कीप वन एट बे का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना. सो कीप वन एट अ डिस्टेंस. द नेक्स्ट वन, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट. कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज डन अ रॉन्ग थिंग. क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब
हर चीज को जैसा है क्लैरिटी रखना, मीन्स अगर आपने कुछ गलत करा है तो आप उसको एक कन्फेशन दे रहे हो दैट यस आई हैव मेड दिस मिस्टेक, मैंने ये गलत करा है. सो कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग. तो बेसिकली नॉट टू हाइड समथिंग, ओके, कुछ छुपाना नहीं है. अगर गलती भी करी है तो उसको बिल्कुल क्लियरली सामने वाले के सामने रख देना. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट. The next one, have a card up one's sleeve. अब देखिए हमारी जो स्लीव्स होती है, कई बार आपने देखा है जब पत्ते खेले जाते हैं, कार्ड्स खेले जाते हैं, तो जो कुछ लोग चीटिंग करते हैं तो स्लीव्स जो होती है अपनी शर्ट की या टी शर्ट की स्लीव्स के नीचे कार्ड छुपा लेते हैं. तो उसी से हम रेफर कर सकते हैं इस idiom को. हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स का मतलब होता है हैव अ सीक्रेट प्लान, मीन्स सीक्रेट कुछ चीज रखना, कोई चीज को जब हम सबसे छुपा के रखते हैं. तो हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व. Okay, then the next one, like a cat on hot bricks. गरम गरम ईंट है, अगर उस पर बिल्ली रख दें, बिल्ली को बिठा दें तो क्या है, बेसिकली वेरी नर्वस. इज इट पॉसिबल कि आप गरम ईंटों पे किसी कैट को रख दो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो बेसिकली इसका मीनिंग ही कुछ नेगेटिव निकल रहा है. एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया, जैसे हमने वो कैप करी थी. सो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस, राइट. नेक्स्ट इज कैट एंड डॉग लाइफ. सबको पता है कैट और डॉग क्या है. टॉम एंड जेरी सबने देखा है, राइट. टॉम एंड जेरी में क्या था, टॉम एंड जेरी में तो एक माउस था, ओके, माउस था और एक कैट था. तो कैट एंड डॉग का भी सिमिलर सा ही रिलेशन है, राइट. एक दूसरे से भागते रहते हैं बिकॉज डॉग वांट्स टू अटैक कैट. सो बेसिकली दे कीप ऑन क्वारलिंग. सो लाइफ फुल ऑफ क्वारल, जब हमारी लाइफ लड़ाई झगड़े से भरी रहती है. सो cat and dog life is life full of quarrels. Next, cock and bull story, made up story that one should not believe. Yes, cock and bull story है एक ऐसी fictitious, it's actually a story, it's a fictitious story, fake story है. So basically cock and bull story का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो हम कुक कर देते हैं, लाइक यू नो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, अननेसेसरीली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 10 कहानियां, मन गढ़ंत कहानियां बोल देते हैं. That is the meaning of hook and bull story. Next is cry for the moon. Tell me one thing, is it possible? Can you go and get the moon in your hand? No, it's not possible. आप जाके moon को नहीं पकड़ सकते. So you are crying for something which is impossible. जो चीज हमें मिल ही नहीं सकती, what's the use crying for it? So ask for something impossible. So cry for the moon का मतलब होता है to ask for something that is absolutely impossible. The next one, the pros and cons. Pros and cons होता है किसी भी चीज के good and bad points, the advantages and disadvantages. ये तो टीचर्स भी बहुत यूज करते हैं, स्कूल में भी आप लोगों ने सुना होगा. We have pros and cons of everything. मतलब हर चीज के अच्छे और बुरे points होते हैं, means every aspect. So various aspects of a matter in detail, मतलब अच्छे points and बुरे points. That is the meaning of pros and cons. The next one is be in a टाइट कॉर्नर. कॉर्नर तो पता है ना सबको, कोना. टाइट मतलब ऐसे अगर आपको सिकुड़ के बिठा दिया जाए तो आप कितना अनकंफर्टेबल होंगे. तो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू आर हेल्पलेस, आपको एक कोने में फंस गए हो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट. टीचर्स का काम क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी साइन गलत लगा दिया, पंचुएशन के एरर्स मार्क कर दिए, -1 कर दिया, -1.5 कर दिया, -1/2 कर दिया. स्कूल में इस तरह की मार्किंग करते हैं. एक डॉट लगाना था, फुल स्टॉप लगाना था, नहीं लगाया, उसका आधा नंबर काट लिया. So to cross one's T's and dot means to be precise, careful. means जब बहुत ही डिटेलिंग से, माइन्यूटली से चेकिंग करी जाती है, that is the meaning of it. तो जब हम किसी चीज की बहुत बारीकी डिटेलिंग पे वर्क करते हैं, that is the meaning of be cross one's T's and dots, means to be precise and careful. Then at arm's length, सेम है जो हमने अभी से प्रीवियस स्लाइड में करा था, टू कीप समवन एट बे. एट आर्म्स लेंथ का मतलब वही होता है, ये मेरा आर्म है, हाथ है पूरा, मैंने उसको बिल्कुल आगे रखा हुआ है, मतलब एट अ डिस्टेंस में मैंने रखा हुआ है. टू कीप बैड पीपल और बैड कंपनी एट आर्म्स लेंथ. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द क्वेश्चन. आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज बेसिकली इम्पॉसिबल. आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल, इलॉजिकल, नॉट प्रैक्टिकल, इरेशनल. मतलब आपने किसी से कोई ऐसी बात पूछ ली
तो हम जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं इट्स जस्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन, मीन्स इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट इलॉजिकल। द नेक्स्ट इज आउट ऑफ द वे। ओके, आउट ऑफ द वे का मतलब होता है स्ट्रेंज, लाइक हम कह सकते हैं कुछ डिफरेंट अपनाना, लाइक वी कैन से ही वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प दैट पर्सन, तो मतलब वो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट करा, इसका मतलब स्ट्रेंज भी होता है प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट करना। किसी काम को अचीव करने के लिए जब हमने उम्मीद नहीं करी होती बट कोई वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वे। लाइक ही टू हेल्प हर ही वेंट आउट ऑफ द वे, मतलब जो वो हम सोच भी नहीं कर सकते, जो हम सोच भी नहीं कर सकते थे, उस पर्सन ने वो करा उसकी मदद करने के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वे। एक नॉर्मल पैटर्न को जब हम ब्रेक करके काम करते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज प्लस व्हेन यू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, नेक्स्ट इडियम इज शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स पता है ना, गर्ल्स पहनती हैं पैरों में, तो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू रन अवे। व्हेन यू जस्ट रन अवे, यू जस्ट एस्केप, आप कहीं से भाग जाते हैं, इवेट कर जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। नेक्स्ट वन, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी आप लोगों ने एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स दिए हैं, तो हाउ आर यू, लाइक यू हैव केप्ट योर फिंगर्स क्रॉस्ड और नॉट, कि हे भगवान मेरे अच्छे नंबर आए, अच्छा स्कोर आए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, राइट। तो टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है व्हेन वी प्रे दैट हमारे साथ अच्छा ही हो, सो द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, मतलब आपके जो भी आपने आगे सोच रखा है कि मेरा सिलेक्शन होगा और फिर मैं आगे एसएसबी के लिए जाऊंगा, whatever, तो वो disturb now means everything goes fine, that is the meaning of to keep one's fingers crossed। ये तो बहुत common है, ये तो हम करते भी हैं actually। the next one, in the nick of time। in the nick of time का मतलब होता है at the last moment, बिल्कुल जब टाइम खत्म होने वाला हो ना, जरा सा समय बचा है, मामूली सा, very less time left, तब हम कुछ काम करते हैं, so at the last moment। एक और idiom है, I'll tell you, at the 11th hour, इसको भी आप लिख लीजिए, एट द 11th आवर भी एक ईडियम है, इसका भी यही मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी समय पे, आखिरी समय पे पढ़ना शुरू करा, सो यू जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग एट द 11th आवर और इन द निक ऑफ टाइम। द नेक्स्ट वन, सिटिंग ऑन द फेंस, ये इस बार आया भी था एग्जाम में। सिटिंग ऑन द फेंस, घर की फेंस कहाँ होगी, फेंस जैसे जैसे बाउंड्री वॉल हो गई, फेंसिंग, घर की जो बाउंड्री होती है तो फेंसिंग करा देते हैं ना कि जिससे कोई एंटर ना करे, तो आप फेंस पे बैठे हो, तो मतलब आप क्यों बैठे होगे भाई फेंस पे, इसलिए बैठे हुए कि आप बहुत सोच विचार में हो कि क्या करूं क्या ना करूं, करियर को लेके परेशान हो, किसी और चीज को लेके, पर्सनली प्रोफेशनली किसी भी चीज को लेके परेशान हो, तो बेसिकली आप किसी सोच विचार में हो, तभी आप जाके फेंस पे बैठोगे ना। सो हेजिटेट बिटवीन two decisions, when you are not decisive, when you are not able to decide, or you are confused what to do, what not to do, again that is the meaning of sitting on the fence। the next one, spread like wildfire। आग, आग कैसे फैलती है, एक चिंगारी बस भड़कनी चाहिए और पूरे में तबाही मचती है, राइट, इट जस्ट स्प्रेड्स, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो सिंपल है ये, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है स्प्रेड क्विकली, जैसे आग तुरंत फैलती है, ठीक है, उसी तरीके से इसका मतलब होता है टू स्प्रेड क्विकली। लाइक कोई भी न्यूज है, जनरली न्यूज है, रूमर्स हैं, व्हाट्सएप पे एक को आए उसने सबको सेंड टू ऑल कर दिया, सो जनरली रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप, दिस इज द गुड वन, इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमनली यूज करते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है व्हेन यू आर फ्लुएंट एट स्पीकिंग, मींस टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है व्हेन यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर, बेसिकली फ्लुएंट इन स्पीकिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ gift of the gap। this is a very common one, please start using all these idioms in your daily spoken also। by hook और by crook बहुत सिंपल है, बहुत यूज करते हैं। by hook और by crook का मतलब होता है ऐसे नहीं तो वैसे, मीन्स अगर कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा तो उल्टा तरीका अपनाओ, by right और wrong means, तो by fair और foul means, उसका यही मतलब निकलता है, मीन्स by अच्छे तरीके से कोई काम करो,
चाहे गलत रास्ते से करो, सही रास्ते से करो या गलत रास्ते से करो, काम तो हमें करना ही है. दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय हुक और बाय क्रुक. नेक्स्ट, फेदर वंस ओन नेस्ट. घोंसला. नेस्ट क्या होता है? घोंसला. अपने ही घोंसले को सजाते रहो, फेदर पंख उसमें लगाते रहो. तो बेसिकली क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग मनी अनफेयरली. मीन्स अपना ही पिटारा भरे जा रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग समथिंग इलीगल, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर मेकिंग मनी अनफेयरली. तो आप और जगह से फेदर इकट्ठे करके अपने घोंसले में भरे जा रहे हो. तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो. सो यू आर मेकिंग मनी अनफेयरली, यू आर चीटिंग. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, थ्रो आउट ऑफ गियर. ये भी पास्ट ईयर में आ चुका है सीडीएस के. थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है डिस्टर्ब द वर्क. मीन्स गाड़ी चलाते हैं, गियर होते हैं ना 1 2 3 4 5 और फिर रिवर्स गियर. तो आउट ऑफ गियर हो जाना क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल. तो थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब जब काम बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया. डिस्टर्ब द वर्क विद व्हेन थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल और कुछ गलत हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टर्ब द सॉरी थ्रो आउट ऑफ गियर. लाइक आई थिंक पास्ट ईयर में क्वेश्चन था, life was thrown out of gear. Means just life was just out of control. It was totally in a chaos. It was totally messed up. Next is to take to one's heels, run away. अभी हमने सिमिलरली ऐसा करा था to show someone a clean pair of heels. तो उसका भी मतलब यही था, run away. और to take to one's heels का मतलब यही हो गया. अभी आप खड़े हैं, आपने फटाफट अपनी heels पहने, तो मतलब आप जाने ही वाले हो ना, तभी तो हील्स पहने हैं. तो मीन्स यू आर गोइंग टू जस्ट रन अवे. द नेक्स्ट वन, tooth and nail with all one's power. They fought tooth and nail for their rights. tooth and nail का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मतलब पूरी ताकत लगा दी, पूरा एफर्ट लगा दिया. ठीक है, किसी चीज को हासिल करने में. दैट इज द मीनिंग ऑफ tooth and nail. With all one's power. The next one, die in harness. Die while in service. Now how I'll explain this to you students. Harness क्या होता है? जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के गले में एक लेदर का एक स्ट्रैप बांधा जाता है और फिर एक आप कहते हो ना, जैसे फंदा हो गया, एक लेदर स्ट्रैप बांधा गया, और जो लगाम, जो हॉर्स राइडर है उसमें उसका वो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है. बेसिकली दैट इज अ हार्नेस. So harness is an attachment or a joint to control something, mainly animals. तो tie in harness का यही मतलब निकलेगा जब आप ड्यूटी के टाइम पे, डेथ होती है किसी की सर्विस के टाइम पे, अभी आप घुड़सवार, घोड़ा है, उसके हार्नेस लगा हुआ है, तो मीन्स वो कंट्रोल में है ना, वो अभी अपना काम कर रहा है. तो डाई इन हार्नेस का मतलब हो गया डाई वाइल इन सर्विस, जैसे काम के टाइम पे जब किसी की डेथ होती है. Okay, then the next set of idiom, take a leaf out of one's book. ठीक है, अब मैंने एक किताब लिखी, take a leaf out of one's book मतलब आपने मेरी किताब का एक पेज निकाल लिया. तो आपने क्या करा? मेरा काम चुरा लिया ना. आपने मैंने एक नॉवल लिखी, आपने मेरी नॉवल का एक पेज निकाल लिया, तो मतलब आपने मेरा कंटेंट चुरा लिया. सिंपल. तो दिस मीन्स टू इमिटेट समवन, किसी को कॉपी करना. टू कॉपी समवन, दैट इज द मीनिंग ऑफ to take a leaf out of one's book. देखिए कई इडियम्स में ऐसे लॉजिक भी अप्लाई हो जाते हैं, तो जहां जैसा जो लॉजिक अप्लाई हो पा रहा है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. अनटर्न्ड मतलब दूसरी तरफ पलटना, टर्न, अनटर्न्ड. अब अगर आपने जा रहे हैं, आपने देखा कि बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जमीन पे, उल्टे हैं, आपने उनको एक एक पत्थर को आपने दूसरी साइड पे पलटा, तो सोचो कितनी मेहनत करी होगी. तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, या इसका ये भी मतलब निकलता है टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स. जितना पॉसिबल एफर्ट था आपने पुट इन ऑल द एफर्ट, जितना पॉसिबल एफर्ट था आपने लगाया, या जितना आप कर सकते थे मैक्सिमम आपने उस चीज को हासिल करने के लिए करा. सो यू यूज्ड ऑल द अवेलेबल मीन्स basically to achieve that something, or you put all your hard work effort to achieve that goal. Okay, the last set of idiom for today is a man of straw, a man of no substance. straw यूज होती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो प्लास्टिक का या पेपर स्ट्रॉज आते हैं, हम यूज करते हैं. बेसिकली कठपुतली.
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हम कठपुतली के लिए बोलेंगे, ठीक है। So a man of no substance, a person who actually has no identity of his or own, उसको कोई और ही और जैसे गुलाम कहते हैं, उसको कोई और ही रूल कर रहा है या अपने इशारों पे नचा रहा है, जैसे हम कठपुतली को नचाते हैं। तो बेसिकली अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हम कठपुतली के लिए बोलेंगे। तो बेसिकली जैसे कोई हम किसी का गुलाम बन जाते हैं या किसी के इशारे पे नाचते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। तो मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन विद नो identity of his or her own. The last one today students, read between the lines। ये भी past year में आ चुका है, बहुत common है, फिलिप्स में आया था ये। देखिए read हम क्या बोलते हैं, please students read these lines, read the lines carefully। मतलब जो लाइंस लिखी गई हैं पंक्तियों को अच्छे से पढ़ो। अब ये इडियम कहता है read between, मतलब आपको सिर्फ पंक्तियां, आपको लाइनें पढ़नी नहीं है, आपको उनके बीच का मतलब समझना है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको एक पोएम या पोइट्री दे दी, इसको पढ़ो, 10 लाइन की है, आपने लाइनें पढ़ ली। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, उसके अंदर, उस पोएम के अंदर का मतलब क्या है, आपको वो समझना है। So that is the meaning of read between the lines, means understand the hidden meaning. So students, these are all the idioms for today. In the next class, again, I will be coming up with some more important idioms with like these. So I'll explain them to you, ठीक है। बाकी उसके बाद हम करेंगे, जैसे एग्जाम्स में आए हैं, उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे idioms and phrases के, जहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो तब मैं आपको सिखाऊंगी कि पहले तो एलिमिनेशन मेथड और फिर कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो प्लीज गो थ्रू दीज इडियम्स, लर्न देम, दे आर वेरी सिंपल। और जिस तरीके से मैंने समझाए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उस तरीके से अपना दिमाग, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। So if you have any doubt, please write in the comment section, and I'll see you in the next class with some more idioms and phrases. Thank you very much. Jai Hind.